हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड एज करंट अफेयर्स, जो कि हमारी पीटी 365 है। एंड इन्वायरमेंट की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कितनी टॉपिक हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फॉरेस्ट से। तो पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। और ये आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फॉरेस्ट देखेंगे। और इसके जो रिपोर्ट इस बार आई है 2013 की, ये तो आप लिख लो कहीं भी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम बात ये होती है ना क्वेश्चंस टैकल करने में, क्योंकि इतना घुमा घुमा के और माइन्यूट सी डिफरेंस है और इतने घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो बट कोई नहीं, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए कि कितनी टॉपिक बची हुई है, जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से रिलेट कर सको कि हाँ कितना पढ़ना बाकी है, नहीं है। ठीक है, बट इससे पहले मैं लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, तो उसकी आंसर बता देती हूँ। और साथ ही आज हम लोग के पास क्योंकि इससे पहले ना एकदम से स्टैटिक वाली चैप्टर्स थी, और जो लेसन इससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा बिंदास एकदम चाटू थी, है कि नहीं। चाटू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एकदम से रट्टा मारने वाला टॉपिक था, लेकिन मैं भी किसी तरह बस आपको बोल बोल के बता रही थी, उसमें कुछ समझाने वाले टाइप की कुछ थी नहीं, तो वो चाटू ही लेसन हो गई थी, मैं भी चढ़ गई थी पढ़ाते पढ़ाते। बट कोई नहीं, जो थोड़ी बहुत समझाने वाली होती है, जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है, उसको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब ये सारी चीज़ों में आप क्या ही पढ़ोगे, याद ही करोगे ना कि कहाँ की कौन सी न्यू स्पेशीज़ है, नहीं है, कैसी उसकी आईयूसीएन की रेड लिस्ट है, ये सारी चीज़ें। तो वो देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहाँ से निश्चित है, एक दो क्वेश्चंस वहाँ से आती ही है। तो चलिए आज मैं आप लोग को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने वाली हूँ, और वो भी किस में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे डॉल्फिन में। तो डॉल्फिन दो तरह की है, एक तो हम लोग गैंगेस डॉल्फिन देखते हैं और दूसरी इंडस इंडस डॉल्फिन देखते हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आती है उसके बारे में आप लोग का अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं पूछी थी। तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट है कि गहीरमथा जो मैराइन सेंचुरी है, ये किस लिए फेमस है और इसके लोकेशन क्या है। सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ आर्किया, इसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड इज की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये किस स्टेट की स्टेट बर्ड है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, कौन सी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करी गई थी जिसमें कि कंजर्वेशन करनी है, वो भी डेजर्ट नेशनल पार्क में, और ये किस सिटीज़ में है, ये बतानी है। फोर्थ है कि वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये आपको बताने की किस तरीके की बॉडी है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। फिफ्थ वन इज़ की नलबाना बर्ड सेंचुरी की आपको लोकेशन बतानी है। आइए फटाक से इन सब की आंसर देख लेते हैं। गहीरमथा की बात करें तो सबसे पहले ये उड़ीसा में देखने को मिलेगी, गहीरमथा मराइन सेंचुरी। और ये आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओलिव रिडले रॉकरी है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा नंबर पे यहाँ पे आपकी जो है ओलिव रिडले आती है। मास नेस्टिंग यहाँ पे आपका हब है, इसलिए याद रखना है। व्हाट इज़ आर्किया, आर्किया एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि एक्सट्रीम हैबिटाट में ये सर्वाइव करती है, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, कोल्ड डेजर्ट हो, या फिर हाइपर सलाइन आपकी लेक हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर वहाँ पे आपकी नमक वाली लेक है, तो किसी भी एक्सट्रीम वेदर कहते हैं ना, तो एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव करने वाली एक ऐसी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग आर्किया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ राजस्थान स्टेट बर्ड। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने अपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट गोदावन स्टार्ट करी है, जिसमें कि जो नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर है, तो इसी में ये कंजर्व करेगी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ये याद रखना, पूछ लिया जा सकता है ना कि किस स्टेट की ये आपकी प्रोजेक्ट है और साथ ही इसमें क्या है प्रोजेक्ट गोदावन में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपकी स्टेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। जैसे उड़ीसा की आपकी कालिया स्कीम है, तो ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, एक आई कैचिंग स्कीम बोलते हैं ना स्टेट की, तो बहुत ज़्यादा एक लैमलाइट में आ जाती है, तो उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, और जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम है हमारे कंट्री में, उसको रोकने का काम करती है। नलबाना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो नलबाना बर्ड सेंचुरी और नलबाना आइलैंड, ये आपकी कोर एरिया है रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड, जो कि चिल्का लेक में देखने को मिलेगा। अगेन चिल्का लेक जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, इसी की एक डेजिग्नेटेड वेटलैंड है रामसर डेजिग्नेटेड। तो यहाँ पे आपको जो है नालबाला आइलैंड भी देखने को मिलेगा और नलबाना बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। ओके, अब आइए आज के लिए आपके पास क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है। फर्स्ट वन इज दैट इट इज़ वन ऑफ द 2 सब स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन जो कि इंडिया में पाई जाती है। सेकंड है कि ये क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट। एंड थर्ड वन इज दैट रिवर डॉल्फिन इन इंडिया आर ब्लाइंड एंड दे कैन सर्च फूड एंड नेविगेट ओनली विद द हेल्प ऑफ इको लोकेशन। तो ये आप लोग को बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप लोग को कुछ कुछ फैक्ट्स ही यहाँ पे पता होगा ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली निकाल पाओगे। जो मैं लास्ट लेसन में जिसको चार्टू लेसन कह रही हूँ ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन भी होता है, क्योंकि उसी से इस तरीके की जो है ना क्वेश्चन निकल कर आती है। टॉपिक तो बहुत चार्टू होते हैं, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोग इसको आराम से बना भी सकते हो। अब आइए इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट लेसन में इसे डिस्कस कर दूंगी। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने फॉरेस्ट आर्टिकल पे। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रिपोर्ट ही देखने वाले। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जिन्होंने ये रिलीज़ करी है। सबसे पहले ध्यान ही रखना है कि आपको ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में देखते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ये बायनियल असेसमेंट है कंट्री की, जो आपको फॉरेस्ट रिसोर्स देखने को मिलेगा, यानी कि 2 साल में एक बार ये असेसमेंट किया जाता है और इसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंट किया जाता है इस तरीके के फॉरेस्ट रिपोर्ट में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है एक प्रीमियर आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि असेस करना, मॉनिटर करना कितने हमारे यहाँ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। अगर 1987 से देखें तो अब तक का ये 15 असेसमेंट है जो कि कंप्लीट हो गया है, और ये जो अभी करंट है 2019 की, ये 16 सीरीज़ है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 की आपकी 15 सीरीज़ है कि 16 सीरीज़ है, तो ये 16 सीरीज़ है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पे बेसिक कुछ डेफिनेशन है, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको कवर होना चाहिए, मीन्स आपको ये क्लियर होना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर है, ट्री कवर क्या किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब होता है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कहते हैं कि वो सारे एरिया जिसमें कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, यानी कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का जो ज़मीन है उस एरिया में, और इसमें ट्री कैनोपी जो डेंसिटी है वो भी 10% से ज़्यादा है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप और लीगल स्टेटस की उस तरीके के ट्री को जिसमें कैनोपी यहाँ पर डेंसिटी यानी कि घनत्व आपको जो जंगल में देखने को मिलेगा वो 10% से ज़्यादा है, चाहे उसको लीगल स्टेटस दिया गया हो या नहीं, चाहे उसके कोई ओनर हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए इस तरीके की लैंड जो है ना, वो नेसेसरी नहीं है कि उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया में रिकॉर्ड करें। ये जो है कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्किड्स, साथ ही बैम्बो और पाल्म भी। ओके तो फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या हो गया, 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उसकी ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए वो एरिया, उसमें जो आपकी फॉरेस्ट कैनोपी है उसकी आपकी जो डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कवर। और कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिसको कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये कौन कौन से ऑर्किड्स है, बैम्बो है और पाल्म है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि फॉरेस्ट कवर अगर आप समझ रहे हो तो ट्री कवर किसे कहते हैं। ट्री कवर मीन्स यहाँ पे ट्री की पैचेस जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, जो जंगल वाला एरिया आप लोग समझ सकते हो कि जिसमें कंटिन्यूअस आपका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, एक के बाद एक पेड़ लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना एक जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन ट्री मतलब क्या हो गया कि एक एक पेड़ आपको इस तरीके से जो रोड के साइड भी देखने को मिलते हैं ना, तो उसको हम लोग जंगल नहीं बोलते। जब आप लोग रोड पे जाते हो तो दोनों साइड यहाँ पे पौधे होते हैं, तो इसको हम लोग ट्री कवर में इंक्लूड करते हैं। तो वो सारे एरिया जो कि आपका फॉरेस्ट कवर से बाहर है, एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट कवर, और मिनिमम जो आपका मैपेबल एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर के कम की जगह पे आपकी जितनी यहाँ पे आपकी पेड़ है उसको यहाँ पे ट्री कवर पे रखा जाता है, और 1 कवर से ज़्यादा और ज़्यादा 10% से ज़्यादा जो आपका डेंसिटी है अगर फॉरेस्ट की, तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर में रखते हैं। ये इसकी बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं RFA की तरफ, ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज समथिंग डिफरेंट, ये रेफर से सारे जोग्राफिकल एरिया जिसको हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में देखें उस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका रिजर्व फॉरेस्ट भी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, जिसको हम लोग प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत रखे हैं। यानी कि कुछ फॉरेस्ट जंगल ऐसे होते हैं जिसकी कुछ ओनरशिप भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ओनरशिप हो, आपके कुछ हेक्टेयर ऑफ लैंड 12 या 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो आपकी फॉरेस्ट है वो उसके आप ओनरशिप हो, और साथ ही साथ क्या है ओनरशिप हो तो वो रिजर्व आपका फॉरेस्ट हो गया। कुछ एरिया आपके प्रोटेक्टेड एरिया में भी आते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह है, तो उसमें भी आपको कुछ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, या फिर कोई प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे ट्राइबल वगैरह रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उसको भी प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। तो वो सारे जो है ना यहाँ पे आपका फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आते हैं, यानी कि सारे जंगल जिसको कि रिकॉर्ड किया गया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, तो उसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ग्रीन वॉश क्या है, ग्रीन वॉश अगर देखें यानी कि वुडेड एरिया की एक्सटेंट है, जो कि हम लोग यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर में देखते हैं, वो भी सर्वे ऑफ इंडिया टोपोलॉजिकल सीट्स में। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंट है वुडेड एरिया का, यानी कि लकड़ी वाली एरिया आपको देखने को मिलेगा जो कि लाइट ग्रीन कलर में है, तो उसको हम लोग ग्रीन वॉश एरिया कहते हैं। कार्बन स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक तो आप लोग समझ ही रहे हो, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आई थी। तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है जो कि सिक्वेस्ट्रेस किया गया है एटमॉस्फेयर में, यानी कि मान लीजिए कि ये पूरे
पेड़ है, ठीक है, ये पूरी जंगल है, एटमॉस्फेयर में कार्बन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ में इतनी पावर होती है कि वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो अधिक कार्बन जो है ना, ये पेड़ में आकर जो है वो सिंक हो जाते हैं, वे सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं, यानी कि उसको खींच लेते हैं अपने ऊपर, अपने अंदर जो है ना उसको संभाल लेते हैं। तो ये स्टोर होता है हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, और मेनली ये जहाँ पे आपकी लिविंग बायोमास है, सॉइल है, और लेसर एक्सटेंट देखने को मिलता है जो कि डेड वुड में और लिटर में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका कार्बन स्टॉक है वो आपको जंगल में देखने को मिलेगा। ज़्यादा जंगल यानी कि ज़्यादा उनके पास जो है कार्बन स्टॉक है, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर कार्बन की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन को कम करना है, तो इसके लिए हम लोग को पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे खिंचाकर जो है पेड़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कार्बन स्टॉक कहते हैं। ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? ओपन फॉरेस्ट का मतलब है कि वैसे ज़मीन जहाँ पे फॉरेस्ट कवर और जिनमें जो कैनोपी डेंसिटी है ना वो 10 से 40% के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ओपन फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर में यहाँ पे हम लोग मेनली जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो ये था कि लैंड एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे जो आपकी ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर कह रहे हैं। लेकिन ओपन फॉरेस्ट का मतलब है कि वैसे ज़मीन जहाँ पे आपका फॉरेस्ट कवर जो है और कैनोपी डेंसिटी जो है ना वो 10 से 40% में के बीच में होना चाहिए, तो इसको हम लोग जो है ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। अब इसी के साथ डेंस फॉरेस्ट देखते हैं। ओपन फॉरेस्ट तो समझ गए 10 से 40% के बीच में, लेकिन डेंस फॉरेस्ट क्या है कि सारे लैंड जिसमें कि फॉरेस्ट कवर जो है आपका कैनोपी डेंसिटी 40% या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ओपन फॉरेस्ट मतलब कि 10 to 40%, और 40% से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। अब इसी में आपका दो पार्ट आ जाता है डेंस फॉरेस्ट के अंदर। एक तो आती है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और एक होती है वेरी डेंस फॉरेस्ट। सो अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करूँ, सॉरी, सारे लैंड जिसमें कि फॉरेस्ट कवर जो है आपकी डेंसिटी अगर 40 से 70% है तो वो आपका मॉडरेटली आपका फेज में आ जाती है। लेकिन वेरी डेंस अगर बोले, अगर 70% से ज़्यादा यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी है। कैनोपी डेंसिटी कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री होती है, इसमें जो यहाँ पे आपकी घनत्व देखने का, ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ जो ट्रीज़ होते हैं ना बहुत ही विशाल होते हैं, इस तरीके का जो है इनका पूरे तरीके से कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको डेंसिटी कहा जा रहा है। तो ये कैनोपी डेंसिटी अगर 40% है यानी कि थोड़ी लाइट है, 40 से 70% के बीच में है तो मॉडरेट है, और 70% से ज़्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गई। अब आते हैं इस रिपोर्ट की हाईलाइट देखते हैं। ये बेसिक टर्म्स थी जिसकी डिफरेंस आप लोग को पता होगा, तभी आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट की बातें समझ पाओगे। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री की, ये ध्यान रखिएगा कि टोटल जोग्राफिक एरिया यानी कि हमारे कंट्री में जो टोटल जोग्राफिक एरिया है उसकी 21.67% है। वहीं ट्री कवर की बात की जा रही है हमारे कंट्री की, तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 2.89% है जोग्राफिकल एरिया का। फॉरेस्ट कवर अलग से बताया जा रहा है, ट्री कवर अलग से बताया जा रहा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका जो है टोटल यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर जो है ये टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 24.56 अगर टोटल पूछा जाए। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना हो गया 24.56। ये दोनों डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि इंक्रीज़ हुआ है 0.56% से, वो भी फॉरेस्ट कवर, यानी कि हमारी जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुई है, और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर भी ये हमारी इंक्रीज़ हुई है। लास्ट टाइम कितनी थी, तो यहाँ पे 24.39। लास्ट टाइम कहने का मतलब है कि 2017, क्योंकि 2 साल में एक बार असेस किया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम इतनी थी और इससे अभी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, तो ये ध्यान रखना। साथ ही फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज़ हुई है और साथ ही साथ आपका ट्री कवर भी इंक्रीज़ हुआ है 1.29% से। साथ ही फॉरेस्ट और ट्री कवर की भी बात करूँ तो 0.65% से ये इंक्रीज़ हुई है नेशनल लेवल, और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें तो जो कि 2017 की थी। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है एकदम से आपका वेजिटेशंस और उसकी कैनोपी डेंसिटी जो कि आपका 70% से ऊपर है, तो ये भी आपकी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम लोग लास्ट के कंपैरिजन में देखें तो फॉरेस्ट कवर जो कि आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में है या ग्रीन वॉश में, तो यहाँ पे स्लाइट डिक्रीज़ देखने को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मार्जिन करके रखिए, क्योंकि कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग आउटसाइड देखें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से और ग्रीन वॉश से, तो ये आपका जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग हिल स्टेशन में देखें, हिल डिस्ट्रिक्ट में देखें, तो ये 40.30% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट का। और करंट असेसमेंट ये बताती है कि लास्ट ईयर से जो है ना यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है, 0.19% की इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट देखा जाता है हिल डिस्ट्रिक्ट, ये 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है।
ठीक है। तो फॉरेस्ट आपका जो कवर है ये भी बड़ी है पहले से, तो ये भी ध्यान रखना है। घटी क्या है, यहाँ पे RFA घटी है आपको, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो बताया जा रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट का, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की 3% है, और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 9.3% है। ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे 9.26% है। स्क्रब की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 1.41 है, और नॉन फॉरेस्ट की बात करूँ तो ये 76.92% है। ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, जिसमें कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जंगल अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरिया भी आपको, ट्राइबल पीपल्स भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर के टर्म्स में देखें और एज ए परसेंटेज जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया और उसमें फॉरेस्ट कवर के टर्म्स में देखें, ट्री कवर नहीं है यहाँ पे, फॉरेस्ट कवर है सिर्फ। तो टॉप 5 का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये डेटा आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि डेटा याद करने बैठोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं अगर टोटल फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो यहाँ पे आपका 65.05% है, जो कि ये थोड़ा सा डिक्रीज़ दिखा रही है। अब डिक्रीज़ क्यों हो रहा है ये आप लोग को याद करने के लिए एक जेन्युइन रीज़न बताती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी हम लोग बहुत सारी PT 365 पढ़ रहे हैं, तो मेजोरिटी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का आपका ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इस बार जो है ना नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है, चाहे वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी और भी कोई फील्ड हो, एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे आपकी एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की फील्ड हो। हर एक फील्ड में जो है ना एक अलग से स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो वाजिब सी बात है ट्रांसपोर्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो रही होगी। एयरपोर्ट बनाने के लिए, आपकी पोर्ट बनाने के लिए, साथ पोर्ट तो नहीं, आपकी रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, आपकी जो ब्रिजेस वगैरह है वो सारी बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करना ज़रूरी है, जंगल को साफ़ करना ज़रूरी है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए, जिसमें कि आपका रिसोर्ट, होटल, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए पेड़ों को काटना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है उसका कम हो गया है। ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग ये चीज़ नहीं भूलोगे कि फॉरेस्ट कवर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कम हो गई है। जो टॉप 5 स्टेट अगर हम लोग देखें जिसमें कि फॉरेस्ट कवर आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर जिसमें इंक्रीज़ हुआ है वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि फॉरेस्ट कवर जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में, ठीक है, परसेंटेज दिखाया गया था, जो कि टॉप 5 है वो भी टोटल जोग्राफिकल एरिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जेन्युइन देख रहे हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है टॉप 5 एरिया में बढ़ी है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। स्टेट अगर हम लोग देखें जहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है, यानी कि बहुत कम हो रही है फॉरेस्ट कवर, तो ये मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। तो आप लोग देख सकते हो कि तीनों सिटी कहाँ की है, तो तीनों स्टेट जो है आपको नॉर्थ ईस्ट की देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लॉस यहीं पे है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 37.54% है, वो भी जोग्राफिकल एरिया का जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आइए और इसमें आप लोग देख सकते हो इस मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके की फॉरेस्ट है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करूँ तो ये डार्क ग्रीन वाली एरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हल्का फुल्का देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही अरुणाचल प्रदेश वाली रीजन है, त्रिपुरा, मेघालय वाली रीजन में देखने को मिलेगा। कुछ आप लोग को वेस्टर्न घाट में तो देखने को मिलेगा ही, कुछ यहाँ पे भी आप लोग को है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देखिएगा तो हमारे यहाँ वो ज़्यादा है, ये वाली एरिया है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी मिक्सअप है, लेकिन ये है ज़्यादा। ओपन फॉरेस्ट भी हमारे यहाँ ज़्यादा है, येलोइश आपको पूरी तरीके से दिख रहा है, स्कैटर्ड है पूरी तरीके से। साथ ही स्क्रब वगैरह आप देखो तो है ही नहीं। वाटर बॉडीज़ आप देखो तो यहाँ पे है, मीन्स कोस्टल लाइन जो है यहाँ पे हमारी सदर्न रीजन, तो इसमें वाटर बॉडीज़ तो है ही। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर बहुत हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा वेटलैंड के बारे में समझते हैं। तो अगर बिग सिटीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड है वो है गुजरात। गुजरात में लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड है, वो भी यहाँ पे RFA के अंडर, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर हमारे कंट्री में। इसके बाद वेस्ट बंगाल में। फिर अगर हम लोग स्मॉलेस्ट स्टेट्स या यूटीज़ में आए तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इनमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है उसके तहत। साथ ही कंट्री में एज ए होल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 62,466 वेटलैंड है, जो कि 3.83% ऑफ एरिया को कवर करती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि टोटल हमारे यहाँ वेटलैंड कितना है और कितना एरिया को कवर करती है। अब मैंग्रोव्स कवर में आते हैं। तो बेसिकली आप लोग वेटलैंड और मैंग्रोव्स में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं ना। वेटलैंड क्या होती है, वेटलैंड आपको थोड़ा सा एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे पानी भी है और थोड़ी सी स्पीशीज़ वगैरह भी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आपका प्रोडक्टिव प्लेस होता है। और वेटलैंड होने से क्या कहा जाता है कि हमारे जो वातावरण है, इकोसिस्टम है, वो मेंटेन होती है, मैराइन इकोसिस्टम मेंटेन होती है, थोड़ी फिशिंग वगैरह भी हो जाती है, और पेड़ पौधे भी यहाँ वाली रीजन होती है अच्छी अच्छी खासी होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेटलैंड।
मैंग्रोव का मतलब है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, और मैंग्रोव्स में जितने भी ज़्यादा आपके ट्रीज़ वगैरह होती है ना, उनकी जड़ें जो है बहुत अंदर तक जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है मैंग्रोव्स की, और ये एक बायोडाइवर्सिटी भी ये शो करती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं बता रही हूँ। साथ ही आप देखोगे मैंग्रोव्स में भी तो नेट इंक्रीज़ हुआ है 54 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव एरिया में, और मैंग्रोव कवर की अगर हम लोग बात करें तो 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे कंट्री की अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया का देखें तो 0.15% है। वेस्ट बंगाल में आपको पता है सुंदरबन वाला एरिया है, जिसमें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है, उसके बाद गुजरात है और फिर अंडमान एंड निकोबार है। 40% जो वर्ल्ड की मैंग्रोव कवर है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में है और साउथ एशिया में। इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ की जो है टोटल मैंग्रोव कवर जो है साउथ एशिया की 3% ही है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में थी, क्योंकि आपको पता है एक के बाद एक जो है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आग लगने की जो ये एक साल से सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो अमेजॉन फॉरेस्ट में हम लोग देखे थे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली केस हो गई थी, फिर उसके बाद हमारे कंट्री में उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो ये फॉरेस्ट फायर जो है हमेशा ही न्यूज़ में होती है। तो फॉरेस्ट फायर की बात करूँ तो फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग कंट्री में देखें तो 21.40 है, जिसमें कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, यानी कि 21.40 ऐसे फॉरेस्ट कवर है हमारे कंट्री में जिसमें कि आग लगने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द जो फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में है, तो ये भी ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट फायर है वो हमारे ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट कहने का मतलब है कि जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी हमारी 10 to 40% के बीच में है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी हमारी 40% से 70% के बीच में है। तो ये सारी जो आपकी फैक्ट है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ों से आप लोग जो है ना एग्जाम में थोड़ा सा अगर आप लोग मिस कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कार्बन स्टॉक की बात करूँ तो टोटल कार्बन स्टॉक जो हमारे कंट्री के हैं तो वो एस्टिमेट किया गया था कि यहाँ पे 7124 मिलियन टन्स है, जो कि इंक्रीज़ हुई है 42 मिलियन टन से। अगर हम लोग लास्ट ईयर की देखें तो इससे इंक्रीज़ हुई है। इंडिया की जो एनडीसी गोल है कि यहाँ पे एडिशनल कार्बन सिंक बनानी है 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये भी आपका कैसे है, तो एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर करके वो भी 2030 तक। तो ये भी शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसको अचीव कर सकें। तो ये भी एक अलग से डेटा है, इसको ध्यान रखना है कि 2030 तक हमारा जो यहाँ पे एनडीसी का गोल है कि हम लोग को एडिशनल कार्बन सिंक यहाँ पे लेकर आना है। और एडिशनल कार्बन सिंक कैसे होगा, तो हम लोग अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे और ट्री कवर को बढ़ाएंगे। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे 56% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का हमारे कंट्री का ये कंट्रीब्यूट कर रही है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर हम लोग मैक्सिमम ट्री डाइवर्सिटी की बात करूँ तो ये हमारा पाया जाता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो कि वेस्ट बंगाल की है, सॉरी वेस्टर्न घाट में है। और ये कहाँ का है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है वो वेस्टर्न घाट में, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कर्नाटक है, आपकी केरल है, और आपकी यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, साथ ही यहाँ पे तमिलनाडु भी है। तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक की बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम स्पीसीज़ है, यानी कि ट्री की जो रिचनेस है, बहुत ज़्यादा धनी जो ट्री की स्टेट है वो है कर्नाटक। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस है किस लिए, तो श्रब की। जम्मू कश्मीर में बात करूँ तो मैक्सिमम रिचनेस है हर्ब्स की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड़ कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और आपकी श्रब्स कहाँ पे, झाड़ियाँ वगैरह कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। हर्ब्स कहाँ है, छोटे छोटे पौधे कहाँ हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो मैक्सिमम रिचनेस ऑफ स्पीसीज़ है, जब सारे तीनों को आप तीनों टाइप्स के प्लांट को अगर यहाँ पे कवर करते हो, यानी कि ट्री प्लस श्रब प्लस हर्ब्स, तो ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी, हर एक स्टेटमेंट से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनने की चांसेस है ना, तो इसलिए आपको हर एक स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना होगा रिपीटेड टाइम्स, तभी आप लोग को ध्यान रहेगा। अब बैम्बू कवर की बात करती हूँ। टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया जो है ना वो एस्टिमेट किया गया है इतना 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 3,229 स्क्वायर किलोमीटर से। अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और उड़ीसा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी हमारी जो है इंक्रीज़ हुई है। अब डिपेंडेंसी देखते हैं कि जो फ्यूल वुड का डिपेंडेंसी है, यानी कि आप लोग किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हो ना कि इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलने वाला है, फ्यूल वुड नहीं मिलेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं गुजारा होने पाएगा। तो ये हाईएस्ट किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में है। वहीं अगर फोडर स्मॉल टिम्बर बैम्बू की बात करूँ तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैम्बू सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी भी इसके ऊपर ज़्यादा है।
ग्रोइंग स्टॉक की बात करूँ तो ये सम है, यानी कि ये इसको अगर आप लोग देखोगे कि सारे ट्रीज़ जो कि यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं या फिर फॉरेस्ट या फिर स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इसी में आपके फॉरेस्ट में अगर ग्रो हो रहे हैं तो उसको यहाँ पे ग्रोइंग स्टॉक कहा जाता है। जो टोटल ग्रोइंग स्टॉक है लकड़ियों का वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ पे 5915 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा, और एवरेज अगर ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर अगर हम लोग एरिया का देखें तो वो यहाँ पे 55 सेंटीमीटर है, तो सॉरी क्यूबिक मीटर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रोइंग स्टॉक जो है ना, यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज़ अगर ग्रो हो रही है या फिर किसी फॉरेस्ट में आपका है तो उसकी भी स्टॉक हमारे यहाँ बढ़ रही है। अब यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि फॉरेस्ट फायर की कंडीशन हमारे इंडिया में, तो एक नंबर है यानी कि 37,559 जो है फायर्स आपका डिटेक्ट किया गया है 2018 के साल में। और ये जो आपका दिया गया है ये आपकी मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर डेटा की तरफ से। अगर हम लोग फॉरेस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड के ऊपर देखें तो मोर देन 60% जो फॉरेस्ट है इंडिया में वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, और मोर देन 90% जो फॉरेस्ट फायर है इंडिया में वो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होती है, यानी कि ऑब्वियस है हमारे ही कारण जो है इस तरीके का फॉरेस्ट फायर हो रहा है। तो ये भी बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी स्टेप्स ली गई है कि किस तरीके से फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करे और रोके। तो देखते हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले देखिए, सबसे पहला है नेशनल प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट में जो आग, जंगलों में आग लगती है तो उसको कितने अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है 2.0 जिसको कि डेवलप किया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ये फायर थी ना, ये डेडली फायर थी, यानी कि बहुत ही भयानक थी, और इसमें एक्सट्रीम हीट थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत लंबे समय से वहाँ पे सूखा चल रहा था, अराउंड 3 ईयर्स से चल रही थी, और बहुत ही तेज़ की विंड थी। तो सूखा चल रहा है, बहुत ही सूखे हो गए थे पेड़ पौधे, जो इतनी गर्मी थी कि वहाँ पे पानी की कमी है तो पत्ते उत्ते पूरा सूख जाते हैं। आप लोग देखिए हो कि कभी कोई पत्ते को पूरी तरीके से सूख जाना, इतना सूख जाते हैं कि उसको छुओगे तो वो टूट के एकदम टुकड़े टुकड़े होके वो नीचे गिरते हैं, और उसमें हल्का सा भी आप माचिस दोगे ना तो वो पूरा जल जाता है। तो इसी तरीके से एक्सट्रीम हीट थी, लंबे समय से यहाँ पे आपका ड्रॉट चल रहा था, और हवा जो इतनी तेज़ थी ना इसके कारण ये भयानक रूप ले ली। एक जगह जंगल में आग लगी ना तो हवा के कारण ये पूरी तरीके से फैल जाती है, जिसके कारण ये हमारा जो है ना एकदम डेडली फायर से इसको कहा जा रहा था। साथ ही ये जो बुश फायर थी ना ये बहुत ही ज़्यादा बिग थी, और जितना ये अपने खुद के वेदर के कारण ये आपका जो है जनरेट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ जायंट यहाँ पे थंडर स्टॉर्म था, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लेकर आई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रायो क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड थी, ये ध्यान रखना है, प्रायो क्यूमुलस निम्बस है क्लाउड, इसके कारण भी ये जनरेट हुआ था। ये आपका एक टाइप है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का, जो कि आपका एक सोर्स ऑफ हीट के कारण ही ये फॉर्म होता है। और ये जो है ना, जैसे कि वाइल्ड फायर हो गई या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गई, तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद भी जो लावा वगैरह निकलता है तो उसके कारण जो आपका एक बादल बन जाता है ना, तो बादल जो बनता है वो यहाँ पे हीट, सोर्सेज ऑफ हीट के कारण एक बादल बनती है, जिसको हम लोग क्यूमुलो निम्बस कहते हैं। तो इसी में आपका पायरो क्लुम्बो निम्बस है जो कि जनरेट हुई थी, उसके कारण भी ये आपका बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुई थी। इंटेंस फायर जो है ना वो एक लोकलाइज्ड अपट्रैप्ड पावरफुल चीज़ें क्रिएट करती है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला था। हीट और स्मोक राइजेस हो गई थी, क्लाउड प्लम्स जो है वो कूल ऑफ हो गए थे, और उसके बाद जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड में थे वो कंडेंस हो गए, और इसके कारण डाउन बर्स्ट भी हुआ था रेन का, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी। बट जो फ्रंट है हमारे काल मेयर के बीच में, काल मेयर जो कि फॉरेस्ट फायर से बाहर है, और पायरो क्यूमुलस जो आपकी यहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड है उसके बीच में जो है ये इतना ज़्यादा शार्प था कि यहाँ पे आपकी लाइटिंग वगैरह भी जनरेट हुई थी, और फिर इससे जो है न्यू आग निकल कर आई थी। तो मतलब कि इतना ज़्यादा यहाँ पे आप नेचर का एक करिश्मा कह सकते हो कि ऐसा यहाँ पे हरकत हो गया था कि आग तो लग रही थी, बारिश के कारण आग बुझना चाहिए, लेकिन अदर साइड में जो बारिश हो रही थी ना उसी के कारण इतना जोर का लाइटनिंग हुआ कि और ज़्यादा बारिश जो है, और ज़्यादा आग जो है इस जंगल में लगने लगी थी। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पे। अब आते हैं स्पेशल फीचर्स देखते हैं जो कि इस बार की रिपोर्ट में है। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे पहला बताया जा रहा है कि ट्रीज़ का जो आउटसाइड फॉरेस्ट है, यानी कि जंगलों के बाहर जो ट्री का एक्सटेंट है वो देखते हैं। तो ट्री जो कि हमारे यहाँ पे आउटसाइड फॉरेस्ट है वो यहाँ पे पाया जा रहा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर। एक्सटेंट जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव्ड हुआ है फर्स्ट टाइम से, अगर हम लोग देखें तो इसको डिराइव किया गया है, यानी कि ज़्यादा जो है ट्री कवर बढ़ी है। असेसमेंट अगर हम लोग प्लांट बायोडाइवर्सिटी का फॉरेस्ट में देखें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यहाँ पे एक रैपिड असेसमेंट लेकर आया था बायोडाइवर्सिटी का, वो भी सारे स्टेट और यूटीज़ की, और साथ ही साथ सारे 16 जो फॉरेस्ट टाइप ग्रुप है उसकी साथ ही यहाँ पे रिफाइंड फॉरेस्ट टाइप ऑफ मैप है, यानी कि एक न्यू एक्सरसाइज है जिसमें कि जो फॉरेस्ट टाइप है ना उसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं एज पर द जो लेटेस्ट बेस लाइन फॉरेस्ट कवर दिख रहा है उसके हिसाब से।
मैपिंग ऑफ फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया, इसकी भी मैप हो रही है कि कहाँ कहाँ ऐसे एरिया है जहाँ पे आपके हमारी जो है आग लग सकती है। तो फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया जो डिफरेंट आपकी सेवियरिटी क्लासेस में है तो उसको भी मैप किया गया है ग्रिड में। वेटलैंड अगर हम लोग फॉरेस्ट एरिया में देखें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी एक न्यू एक्सरसाइज कर रही है, जिसके थ्रू वो यहाँ पे जितने भी वेटलैंड के एरिया है उसको यहाँ पे लेकर आएगी और ऑब्टेन करेगी, वो भी यहाँ पे कैसे, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से। फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग स्लोप में देखें, यानी कि इस तरीके के स्लोप में भी फॉरेस्ट वगैरह होती है, तो एक एक्सरसाइज किया जा रहा है कि इस तरीके की डिफ़िकल्ट जो फॉरेस्ट स्लोप जो क्लासेस है उसमें भी यहाँ पे आपका जो है फॉरेस्ट कवर को काउंट किया जाए। मेजर इन्वेसिव स्पीसीज देखें, इन्वेसिव स्पीसीज पोज सीरियस थ्रेट टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या होती है, ये एलियन स्पीसीज ही कहो, यानी कि दूसरी जगह की रहने वाली एक ऐसे जगह पे आ गई है कि वहाँ के अगल बगल की जो इकोसिस्टम है, अगल बगल की जो स्पीसीज है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। तो ये हमारे सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग इंपॉर्टेंट इन्वेसिव स्पीसीज़ का हर एक स्टेट का और यूनियन टेरिटरी की देखें तो ये कलेक्ट किया गया है, वो भी डिटरमाइनिंग 5 मेजर इन्वेसिव स्पीसीज़ हर एक स्टेट और यूटीज़ में। इसको भी एस्टिमेट किया जाएगा कि उनके कारण कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 है, अब इन सब का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अगर हम लोग NTFP स्पीसीज़ के बारे में देखें, कहने का मतलब है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरेट किया गया है फॉरेस्ट इन्वेंट्री डेटा से, और वो भी यहाँ पे टॉप 5 जो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पीसीज़ है। तो नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का, वो भी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, विलेजर्स के लिए जो कि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ फॉरेस्ट में वो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये पूरी तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में रही, ठीक है, कि यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी। हर एक टॉपिक को आप लोग को, हर एक स्टेटमेंट को आप लोग को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डीम्ड फॉरेस्ट। सो व्हाट इज़ डीम्ड फॉरेस्ट और इसके बारे में क्या कही जा रही है, आइए डिटेल में देखते हैं। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है जो कि रिसेंटली यहाँ पे स्टेट को कही है कि वो एक क्राइटेरिया के साथ आए, साथ ही अपने स्टेट में डीम्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करे। तो और बात देखते क्या है कि यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है ना, ये आपका नोटिफाई किया जाएगा या तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। और यहाँ पे कुछ एरिया होगा जैसे कि फॉरेस्ट है बट उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ना ही नोटिफाई किया गया है। तो ऐसे डिम्ड फॉरेस्ट है जिसको आज तक जो है ना इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपका रिकॉर्ड नहीं किया गया, ना ही स्टेट के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया कि अच्छा ऐसे भी कोई स्टेट है, ऐसे भी कोई जंगल है जो कि हमारे स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस तरीके के एरिया को यहाँ पे डिम्ड फॉरेस्ट कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी है स्टेट को कि वो अपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करे और ये सारे जो डिम्ड फॉरेस्ट है उसको अलग से क्लासीफाई करे। फॉरेस्ट जिनको यहाँ पे क्राइटेरिया के तहत रखा गया तो वो कॉन्स्टिट्यूंट होंगे, वो भी 1% जो कि कंट्री के फॉरेस्ट है। डिम्ड फॉरेस्ट की बात करूँ तो ऑलरेडी इनको लीगल कैटेगरी में रखा गया है और यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट है जो कि मेंशन किए गए हैं उड़ीसा स्टेट फॉरेस्ट एक्ट में, मध्य प्रदेश स्टेट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और साथ ही उनकी स्टेटस भी जो कि बहुत सारे स्टेट्स में है जो कि अभी भी अनक्लियर है। तो डिम्ड फॉरेस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि डिम्ड फॉरेस्ट की भी काउंटिंग होनी चाहिए, डिम्ड फॉरेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। ओके, अब आते हैं FLR के बारे में। इट मीन्स की फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। सो व्हाट इज़ दिस, ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे अपने कमिटमेंट को ही रीट्रेट करते हुए कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को फाइट करना है। हमारे कंट्री में जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है, यानी कि ज़मीन हमारे यहाँ जो है डेजर्ट में चेंज हो रही है, मरुस्थली में चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग को नहीं होने देना। इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करी है जिसमें है कि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप है, यानी कि जंगल का जो ज़मीन है जो कि बर्बाद होते जा रहा है, उसको फिर से रीस्टोर करना है, वो भी 5 स्टेट में, जिससे कि हमारी जो कैपेसिटी है फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन का वो और ज़्यादा बढ़ सके। यानी कि फॉरेस्ट जो लैंडस्केप है, जिस जगह पे आपका फॉरेस्ट है उसको रीस्टोर करना है, यानी कि फिर से इसको यहाँ पे आपका जो है लेकर आना है। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये हमारा 14 सेशन जब COP14 हुआ था, यूनाइटेड नेशन आपकी यहाँ पे कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का, तो ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है 2019 की। और इंडिया जो है ना यहाँ पे COP की प्रेसिडेंसी चाइना से ले ली है, वो भी 2 साल के लिए, जब तक यहाँ पे COP जो है ना 2021 तक होस्ट किया जाएगा। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये फर्स्ट फेज़ में आप देखोगे तो पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि ये टेस्ट एंड ट्रायल किया जाता है और कुछ स्टेट में, कुछ छोटे से लोकेशन में किया जाता है, जिससे कि देखा जाता है कि इस तरीके की प्रोजेक्ट जो है काम आ रही है कि नहीं। अगर ये काम आती है तो इसको बाद में जो है पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में इसको कवर किया जाता है। तो अभी 5 स्टेट को यहाँ पे चयनित किया गया है, चूज़ किया गया है, जिसमें कि है हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, NEEB के बारे में, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो वर्क करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत है। इसको 1992 में बनाया गया था और ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, ट्री प्लांटिंग करनी है, इकोलॉजिकल रिस्टोर करनी है, इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है कंट्री में।
लेकिन अब बात यहाँ पे हम लोग एक्चुअली समझते हैं कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन है क्या। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि इकोलॉजिकली यहाँ पे फंक्शनैलिटी होगी, ह्यूमन वेलबींग को इन्हांस किया जाएगा, वो भी डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। यानी कि ऐसी एक ज़मीन है जहाँ पे आपकी फॉरेस्ट है बट कुछ किया जाता, कंजर्व नहीं किया जाता, तो कुछ समय के बाद वो जो लैंड है जिसमें कि जंगल वगैरह है वो बर्बाद होने लगते हैं, उनकी जो फर्टिलिटी है वो बर्बाद हो जाती है, उनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर डिग्रेड हो जाती है, और उस तरीके के फॉरेस्ट को जो है ना काउंट भी नहीं किया जाता है। तो ऐसे फॉरेस्ट को फिर से रीस्टोर करना है और इसको जो है काउंट भी करना चाहिए, जिसमें कि पूरी तरीके से लैंडस्केप यानी कि जिस जगह पे वो पूरी तरीके से जंगल है उसको यहाँ पे आपका जो है रीस्टोर किया जाएगा। इसमें क्या है कि डिफरेंट प्रोसेस होंगे, जैसे कि नए नए प्लांटिंग करना है, साथ ही नेचुरल रीजनरेशन करना है, मतलब कि नेचुरली तरीके से यहाँ पे रीजनरेट किया जाएगा, और साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री है, अच्छा खासा यहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाएगा, लैंड की जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी, सही तरीके से टाइम टू टाइम पानी दिया जाएगा, उसमें टिलिंग वगैरह अच्छे से हो पाएगा, एक मोजाइक ऑफ लैंड यूज़ को यहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर होंगे, खेती करने से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स यहाँ पे उस तरीके से होगा, मैनेज किया जाएगा कि कितने प्लांटेशन हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लैंडस्केप को रीस्टोर कर पाएंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ा और क्यों इसको हम लोग कर रहे हैं, क्यों ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो सबसे पहला है कि हम लोग इंडिया की जो इन्वायरमेंटल कमिटमेंट है उसको करने के लिए, क्योंकि हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जो कि हम लोग यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत यहाँ पे सबमिट किए थे, तो इंडिया उस समय प्लेस करी थी कि वो एडिशनल कार्बन सिंक करेगी 2 से 3 मिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसे होगा, तो हमारे यहाँ एडिशनल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को बढ़ा के वो भी 2030 तक। तो ये अगेन ये आपका स्टेटमेंट आ गया, देख रहे हो कितना ये आपका इंपॉर्टेंट है, तभी ये हर एक प्रोग्राम में रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा जो है ना एक तरीके से कसम खाई थी हमने, और इस कसम खाने के लिए तो ऐसे तो कसम खाया नहीं जाता, कसम खाते हो तो उसको पूरा करने का भी हक रखना चाहिए, कमिटमेंट है ऐसे ही तो कमिटमेंट नहीं दे दिया जाता, उसको पूरा करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का बात जो है इंडिया भी कर चुकी है, प्रॉमिस कर चुकी है, कसम खा चुकी है, कमिटमेंट कर चुकी है, तो यही पूरा करने के लिए जो है हम लोग अपने जितने भी जंगल है जो कि हमारी बर्बाद हो चुकी है तो उसको फिर से रीस्टोर करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ हम लोग एक जगह और कमिटमेंट किए हैं, वो है बोन चैलेंज प्लेज, और ये कहाँ है, तो कॉप 2015 जो कि पेरिस में हुई थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक बोन चैलेंज प्लेज लिए थे, उसमें ये था कि ग्लोबल एफर्ट है कि किस तरीके से 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वर्ल्ड की जो डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेड लैंड है उसको रीस्टोर किया जाएगा 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर जो है 2030 तक। तो एक कसम तो यहाँ पे हम लोग का पूरा नहीं हुआ, दूसरा कसम खा के बैठ गए। तो ये जो है प्लेज लिया जा रहा है इंडिया के द्वारा बहुत सारी जगह पे, तो इसलिए इस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ क्या है कि इंडिया जो है रीस्टोरेशन करेगी 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेशन लैंड, वो भी 2020 तक, और एडिशनल 8 मिलियन जो हेक्टेयर है वो 2030 तक। वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट है अगर हम लोग सारे एशियन कंट्रीज़, यानी कि बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और एकदम महानता वाला यहाँ पे जो है ना सारी बातें कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग समझ रहे हो कि कितना हाई फाई है यहाँ पे। 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वर्ल्ड की डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेड लैंड जो कि रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक, और एडिशनल 350 मिलियन कब तक है, तो 2030 तक। इसी के तहत इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो टारगेट रखा गया है, ये 13 मिलियन हेक्टेयर जो है वो 2020 तक करना है, उसके बाद साथ ही 8 मिलियन और है, तो ये हमारी 2030 तक इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 बिलियन जो आपका टन है, ये कार्बन सिंक की बात की जा रही थी कि यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड काउंसिल में हम लोग को कार्बन सिंक बढ़ाना है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे फॉरेस्ट को रीस्टोर करना है। तो ठीक है, काफ़ी कस्में खा चुके हैं हम लोग को, जिसको ऊपर हम लोग को बुरी तरीके से खड़ा भी होना है, कमिटमेंट भी कर चुके हैं। अब और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एक रिलीज़ करी है वेस्टलैंड एटलस 2019, और वो भी यहाँ पे एक जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन को लेकर हर एक जोग्राफी को यहाँ पे कवर किया गया है। फर्स्ट ये 5th एडिशन है जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा है। ये यहाँ पे इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को यूज़ करी है। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा होता क्या है, सैटेलाइट डेटा आप लोग समझ रहे हो कि कितना एक्यूरेट डेटा मिलता है, और साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग है, यानी कि एकदम से जो रिमोट वाली एरिया में है जहाँ पे हम लोग जा भी नहीं पाते, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी काम भी नहीं कर पाती है, उस तरीके के एरिया में, यानी कि एकदम बैकवर्ड एरिया में भी जा के जो है ना इस सैटेलाइट जो है एक एक्यूरेट डेटा देती है। तो इस तरीके के सैटेलाइट का इस्तेमाल करें जिससे कि कोई भी यहाँ पे जो वेस्ट लैंड है, बर्बाद वाली जो ज़मीन है, वो छूट नहीं सके। ये जो एटलस है ये एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी, वो भी डिफरेंट कैटेगरी में जो कि वेस्टलैंड एरिया की है, जिसमें कि कैसे यहाँ पे हम लोग मैप कर पाएंगे, वो भी अनमैप्ड एरिया। जम्मू एंड कश्मीर वाली टेरेन आप लोग देखे हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पे डिफिकल्ट है, कुछ एरिया ऐसी है जहाँ पे लोग जाते भी नहीं है, तो वो जो अनमैप्ड एरिया है जो कि आज तक देखा नहीं गया है, मैप भी नहीं किया गया है, तो वो सारी एरिया की भी एटलस में आपको इंक्लूजन देखने को मिलेगा। साथ ही एटलस जो है इफेक्टिवली असिस्ट की जाएगी जो रोलिंग बैक वेस्टलैंड है प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, और ये बहुत सारे जो लैंड डेवलपमेंट स्कीम है 6 प्रोग्राम उसी के तहत की जाएगी।
तो इतना आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप लोग ये चीज़ों पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ पे कसम खाए हैं, और ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये एटलस किसके द्वारा और क्यों बनाई जा रही है और किस किस रीजन में बनाई जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फॉरेस्ट प्लस 2.0। तो अब ये लेते हैं। रिसेंटली यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च करी है फॉरेस्ट प्लस 2.0। तो अब ये जो है आपका 2.0 है, जैसे कि अभी लॉकडाउन आपका बढ़ते जा रहा है 3.0 4.0, तो उसी तरीके से फॉरेस्ट प्लस है। तो देखते ये है क्या। ये 5 ईयर प्रोग्राम है। सबसे पहले ध्यान रखना है, फोकस यही है कि यहाँ पे डेवलप किया जाएगा टूल्स और टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग अपनी इकोसिस्टम मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, इकोसिस्टम जो सर्विस है उसको अच्छे तरीके से चला सके, वो भी फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट में। इसको इनिशिएट किया गया है दिसंबर 2018 में, जब फॉरेस्ट प्लस कंप्लीट हो गई थी 5 ईयर, यानी कि 2015 में आपका कंप्लीट हो गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 2018 में स्टार्ट हो गया। हर एक 5-5 साल में जो है इसका टारगेट पूरा किया जाता है। जो फॉरेस्ट प्लस है वो मेनली यहाँ पे फोकस करती है कि किस तरीके से इंडिया को हेल्प किया जाए, यानी कि ये हेल्प करती है इंडिया के पार्टिसिपेट करने में कि इमिशन को कम करना है। रेड प्लस जानते हो रेड प्लस क्या होता है? रेड प्लस स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग की जो इमिशन है डिफॉरेस्टेशन से उसको भी कम करना है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशंस को भी कम करना है। साथ ही इसके प्लस में भी बहुत सारी बातें हैं, तो प्लस अगर कहीं पे लिख दिया जाता है तो समझिए उसमें और भी ज़्यादा एड ऑन है। अगर फॉरेस्ट प्लस की बात करें तो फील्ड टेस्ट है, इनोवेटिव टूल्स है, अप्रोचेस है, जो कि यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। इसको डेवलप किया गया था। जैसे कि बायो आपकी ब्रिक्विटी इन जो सिक्किम को प्रमोट किया गया था, उसी की तरह यहाँ पे सोलर हीटिंग सिस्टम को रामपुर में इंट्रोड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री जो मॉडल है वो होशंगाबाद में डेवलप किया गया है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए 3 फोकल पॉइंट है, और ये क्या है? सबसे पहला है कि हम लोग को फॉरेस्ट को यहाँ पे मैनेज करने के लिए टूल्स वगैरह को डेवलप करना होगा, इंसेंटिव्स यहाँ पे देनी होगी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड में। साथ ही हम लोग को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और कंजर्वेशन को भी यहाँ पे साथ में लेकर अनलॉक करना होगा। तो ये 3 मेन बात है। टूल्स अगर हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे तभी तो फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से हम लोग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या है कि जंगलों को यहाँ पे हम लोग को बढ़ा पाएंगे। इट मीन्स कि पौधे लगा पाएंगे, उनका सिंचाई कर पाएंगे, टाइम टाइम पे पानी देंगे, और उनको सनलाइट मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग टूल्स यहाँ पे डेवलप करेंगे कि जिसके थ्रू जो है ये सारी बेसिक नीड्स उनको मिल सके। साथ ही इंटेंसिव आपका इंसेंटिव्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू फाइनेंस भी हम लोग दें, यानी कि जितने लोग यहाँ पे इंक्लूड होंगे उनको यहाँ पे जो है फॉरेस्ट का केयर टेक करने के लिए यहाँ पे उनको इंसेंटिव्स भी देना होगा। इंस्ट्रूमेंट वगैरह जितना वो यहाँ पे यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी वगैरह देना होगा, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ उसको जो है देखेंगे तो उनको भी यहाँ पे इंसेंटिव्स देना होगा। साथ ही जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, इस जंगल से हम लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ा पाए और इसको कंजर्व करते हुए साथ, यानी कि इससे हम लोग को फ़ायदा भी हो और इसको हम लोग कंजर्व भी कर ले, उस तरीके का काम हम लोग को यहाँ पे लेकर आना है। अब रेड प्लस की बात हो गई है, इस पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन FCCC के पार्टीज़ के द्वारा, कि किस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि पेड़ों की कटाई जितना हो रही है, या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, वो फॉरेस्ट जंगल जो कि बर्बाद हो चुके हैं उनकी ज़मीन, तो उससे जो एमिशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करना है। साथ ही यहाँ पे REDD+ की बात करूँ तो इंसेंटिवाइज किया जाता है, यानी कि पैसे की तरफ से यहाँ पे हेल्प किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखे, और रिजल्ट बेस्ड पेमेंट यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जितना फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बढ़ता है, जितने सही तरीके से डिग्रेडेशन यहाँ पे आपका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो ज़मीन बर्बाद हो रही है उसको रोका जाता है, और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई बढ़ती जा रही है, इसको अगर रोका जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपका इंसेंटिव्स भी दिया जाता है, यानी कि जब रिजल्ट आ जाती है अच्छी खासी तब उसके बेसिस पे यहाँ पे पैसे भी दी जाती है। अचीवमेंट अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंदर देखें, फॉरेस्ट प्लस के अंदर, तो इकोसिस्टम हेल्थ की बात करें तो फ्यूल वुड एक्सट्रैक्शन है जो कि बिगेस्ट ड्रीवर है आपकी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की इंडिया में, क्योंकि फॉरेस्ट को काटा क्यों जाता है? लकड़ियों के लिए। आप लोग देखते हो कि जंगलों को काटा जाता है लकड़ियों के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। USAID जो है डेवलप करी एक इनोवेटिव डिसीजन सपोर्ट टूल, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फ्यूल वुड जो मैनेजमेंट है ना उसको हम लोग इन्हांस कर पाएंगे। तो इसको हम लोग कहे IFO रेस्ट। तो ये एक अलग सा प्रोग्राम है जिसमें कि इस तरीके का काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट आपकी मॉनिटरिंग है, यानी कि एक इनोवेटिव टेक्निक यहाँ पे निकल कर लाया है कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को मैनेज कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, रिपोर्ट कर पाएंगे, और कार्बन इन्वेंट्रीज को हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे कि M फॉरेस्ट है, एक मोबाइल आपकी फ़ोन ऐप है जिसके थ्रू हम लोग फॉरेस्ट की इन्वेंट्री डेटा उसको देखते रहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें न्यू टेक्निक लेकर आया गया, जिसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोग की अचीवमेंट हुई है फॉरेस्ट प्लस में। सबसे पहला है कि इकोसिस्टम हेल्थ, यानी कि जो लकड़ियों का कटाई ज़्यादा होता था तो उस पर यहाँ पे रोक लगा दिया गया, उसका यहाँ पे अल्टरनेटिव टूल लेकर आया गया। साथ ही यहाँ पे किस तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाए, तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप बना दिया गया जिसका नाम है एम फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की जो डेटा है वो यहीं पे आपका चेक हो जाता है कि फॉरेस्ट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपकी मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी के साथ आपका एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि है मियावाकी स्टाइल एफोरेस्टेशन टेक्निक। केरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है मियावाकी मेथड, जो कि एफोरेस्टेशन का है। तो ये पेड़ों की रोपण के लिए है और ये कहाँ पे किया जा रहा है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में। ये जो टेक्निक है ये आपकी जापानीज़ के द्वारा यहाँ पे आपका लिया गया है, यानी कि जापानीज़ वाली मॉडल है जिसको ऑप्ट किया गया है। और इसमें क्या है ना कि इंडिजिनस हमारे यहाँ के और नेटिव ट्रीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, डेंस प्लांटेशन करनी है। जो अप्रोच है वो यहाँ पे इंश्योर कर रही है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो 10 टाइम्स फास्टर होगी, तेज़ी से होगी। और यहाँ पे रिजल्ट होगी प्लांटेशन का वो भी 30 टाइम्स डेंसर देन यूजुअल, यानी कि यहाँ पे आपका जो फास्टर होगा, यानी कि तेज़ी से यहाँ पे प्लांट भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा डेंस भी होगी, जो कि हमारी 30 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो ये जो टेक्निक है आपको ध्यान रखना है कि ये केरल वाले इस्तेमाल करें, लेकिन है एक्चुअली किसकी, तो जापानीज़ टेक्निक है। तो इस तरीके से हम लोग को वर्ल्ड वाइड जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको हम लोग को अपने कंट्री में ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी बेटर यूटिलाइज़ कर सके वो सारी चीज़ों का। अब इसके साथ एक बहुत अच्छी एक ऐप है, वो है मोबाइल ऐप जो कि है एम हरियाली। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, उन्होंने ये लॉन्च करी है एम हरियाली ऐप, जिसमें कि हमारी पब्लिक इंगेजमेंट को इंकरेज किया जाएगा कि वो ट्रीज़ लगाए और ग्रीन ड्राइव्स, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज़ एंड ग्रीन ड्राइव्स, पेड़ लगाइए और हरा भरा पाइए, इस तरीके का। ये जो एम हरियाली एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक जियो टैगिंग ऑफ प्लांट है, यानी कि जहाँ भी प्लांट वगैरह है वो इस ऐप के थ्रू पता चल जाता है। इससे क्या होगा ना कि जो नोडल ऑफिसर्स है उनको यहाँ पे अनेबल हो पाएगा कि वो टाइम टू टाइम जो है ना प्लांटेशन कितनी हो रही है कंट्रीज़ में, कितना स्टेट में हो रहा है, उसको मॉनिटर कर सके। पीपल्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई प्लांटेशन करी है, कोई पौधे लगाए हैं, तो उसके साथ फोटोज़ लेकर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिससे कि सरकार को सही तरीके से पता चल सके कि हाँ कितने नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च की गई है और इसका क्या है, प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रीन ड्राइव्स। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ्रेंस है हमारे इंडिया में हुई है न्यू दिल्ली में, एंड इसको हम लोग UNCCD कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, डेजर्ट में हमारी भूमि बदलते जा रही है, तो उसको हम लोग को रोकना है। और ये हुई थी COP14। तो ये भी ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जहाँ पे मेंबर कंट्रीज आकर बैठते हैं, बात करते हैं, उसको COP कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि इंडिया में हुई है। साथ ही इंडिया ने यहाँ पे जो है COP प्रेसिडेंसी को भी ले ली है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, और ये 2070 जो ये लास्ट टाइम हेल्ड हुआ था तब से, तो ये आपका 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 2020 और 2021 के लिए। और ये जो 2 साल की प्रेसिडेंसी हम लोग लिए है वो चाइना से लिए, तो अगेन वेरी बिग डील है, तो ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट टेक अवेज देख लेते हैं कि COP14 में क्या क्या बातें हुई थी। इस COP में जो है ना 30 डिसीजंस अडॉप्ट की गई है, वो भी डिफरेंट टॉपिक से, कि किस तरीके से पॉलिसी को फ्रेमवर्क करनी है, जिससे कि जो सूखा हो रहा है, डेजर्ट होता क्यों है, आपका जो मरुस्थल है वो है क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, सबसे बेसिक चीज़। तो सूखा क्यों हो रहा है ये समझना होगा। जेंडर है, सैंड है, डस्ट स्टॉर्म है, आप लोग देखते हो कि बालू वाली जो आपकी स्टॉर्म आती है, तूफान आती है। साथ ही साथ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ड्रॉट है। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, इसको यहाँ पे देखना है। साथ ही इसके कारण क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है, यानी कि लोग जो है फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ आपको जो है सही तरीके से इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे एरिया में आप लोग रहना नहीं चाहोगे, ऑब्वियस से वहाँ जाके रहना चाहोगे जहाँ पे आपको पानी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें आपको सही तरीके से मिल रही है। कॉप जो है यहाँ पे क्या है कि लैंड टेन्योर को भी इंक्लूड किया गया है एज ए न्यू थीमेटिक एरिया है, वो भी इस कन्वेंशन के अंदर। एडॉप्शन अगर हम लोग देखें तो दिल्ली डिक्लेरेशन है, क्योंकि दिल्ली में ये आपकी सबमिट हुई है, तो लास्टली यहाँ से जो भी आपका निकल कर आएगा वो दिल्ली डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो इसमें बात क्या हुई है कि जिसमें कि पार्टी जो है ना अपनी कमिटमेंट एक्सप्रेस करी है कि किस तरीके से वो यहाँ पे आपकी इश्यूज़ हैं, जैसे जेंडर और हेल्थ को लेकर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को लेकर, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव लाया गया है, रिकवरी ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया बाय 2030। तो इस तरीके की भी इनिशिएटिव यहाँ पर निकल कर आई है। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये साउथ कोरिया की है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम लोग किए हैं, और जो भी हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, बर्बाद हो रही है, उसको यहाँ पे जो है हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। साथ ही नेक्स्ट है कि हम लोग जो पार्टिसिपेशन है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो इसकी भी ज़रूरत यहाँ पे देखा गया है कि कमिट किया गया है कि हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेटेड बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच लेकर आएंगे लैंड रिस्टोरेशन का। साथ ही कंट्रीज़ पार्टीज़ देखें तो वो भी यहाँ पे अग्री हो गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उसको भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा, वो भी 2030 तक टारगेट रखा गया है। टोटल गोल यहाँ पे 17 है।
यहाँ पे ड्रॉट टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो ड्रॉट टूल बॉक्स जो है करेंटली आपका डेवलप किया गया एज ए पार्ट ऑफ ड्रॉट इनिशिएटिव, जो कि आपका इसमें क्लोज पार्टनर कौन कौन है, तो UNCCD है, WMO है, FAO है, GWP है और नेशनल ड्रॉट मिटिगेशन सेंटर है। ये सारी है ड्रॉट टूल बॉक्स में रखा क्या गया है कि यहाँ पे ड्रॉट के स्टेक होल्डर्स है जो कि इजी एक्सेस कर पाएगी सारे टूल्स, केस स्टडी करेंगे जहाँ पे भी आपका सूखा वगैरह है, कुछ और रिसोर्सेज जिसके थ्रू जो है यहाँ पे नेशनल ड्रॉट पॉलिसी प्लान को डिज़ाइन कर पाएंगे और यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। ये जो टूल बॉक्स है ये आपका शॉर्ट ऑफ नॉलेज बैंक है, जिसमें आपका कुछ टूल्स होगा कि किस तरीके से जो भी कंट्रीज़ अगर यहाँ पे ड्रॉट फेस कर रही है, सूखा फेस कर रही है, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एक टूल बॉक्स है जिसमें कि आपका सारा डेटाज होगा, सारा आपका इन्फॉर्मेशन होगा। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक सके। यहाँ पे है बोन चैलेंज। बोन चैलेंज है क्या, ये आपका लॉन्च किया गया था 2011 में और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा और IUCN के द्वारा। तो ये क्या है ना, ये एक ग्लोबल गोल है जिसमें कि 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेशन लैंडस्केप को लाया जाएगा और 2020 तक यहाँ पे रीस्टोर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 350 मिलियन हेक्टेयर है जिसको 2030 तक हम लोग को रीस्टोर करना है। तो फिर आप लोग देख रहे हो कि एक ही स्टेटमेंट कितना बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेड रहेगी ना तो आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो ये है क्या, ये एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है कि यहाँ पे जो हमारी ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन है उस पर एक्शन लेना है। तो वॉलेंट्री है, अगर जिस भी कंट्री को लगता है कि उनके यहाँ इस तरीके का प्रॉब्लम है तो वो आ सकती है, और इसकी रूल्स रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ पे बाइंडिंग है, यानी कि फॉलो करना ही है। तो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए यहाँ पे आपका जो है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट लाया गया है। ये पहली बार इंडोर्स किया गया था 2014 में, वो भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में। और ये डिक्लेरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक टारगेट है कि किस तरीके से जो नेचुरल फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, यानी कि एकदम से खत्म हो रहे हैं हमारे यहाँ के जो नेचुरल जंगल है, 2030 तक जो रोकने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। 50% रिड्यूस करना है 2020 तक, यानी कि इसी साल तक, और बाकी का यहाँ पे 2030 तक कंप्लीट कर देना है, यानी कि जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है नेचुरल तरीके से उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। साथ ही यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा रखा गया कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन है डिफॉरेस्टेशन की क्या कारण है उसको देखना है, कारण को एलिमिनेट करना है, मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को यहाँ पे जो है इंक्लूड करना है और फिनेंशियल सपोर्ट देना है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसकी इमिशन को कम कर सकें। 2019 में जो है ना लिस्ट ऑफ यहाँ पे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन रखा गया था, जिसमें कि आपका यहाँ पे था नेशनल गवर्नमेंट होंगे, सब नेशनल गवर्नमेंट होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होगी, ग्रुप होगी जो कि यहाँ की कम्युनिटीज़ को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। तो अब आते हैं हम लोग बेसिक फैक्ट्स में, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। ये कन्वेंशन आपको जो है लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है वो उनको यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही यहाँ पे क्या है, तो इन्वायरमेंट और जो डेवलपमेंट है हमारा सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, यानी कि इतने अच्छे तरीके से इस लैंड को मैनेज करना है कि आज की जनरेशन को तो सारी सुख सुविधा मिल पाए, आगे आने वाले जनरेशन को भी कोई भी तरीके का नुकसान ना हो। और साथ ही डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे देखना है। ये जो कन्वेंशन है ये आपका जो है स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ ध्यान दिखती है, तो वो सारे एरिया जहाँ पे आपका डेजर्ट है, जैसे एरिड रीजन हो गई, सेमी एरिड हो गई, ड्राई सब ह्यूमिड एरिया हो गई, जिसको हम लोग ड्राई लैंड कहते हैं, यानी कि सूखी वाली जो ज़मीन कहते हैं, वो सारे एरिया में इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। ये वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन है, यानी कि 1992 में आपको पता है कि अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट से बेसिकली जो है 3 कन्वेंशन निकल कर आई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूनाइटेड नेशन FCCC, दूसरी है CBT कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये भी ध्यान रखना है। 10 ईयर स्ट्रैटेजी है यूनाइटेड नेशन CCD की, यानी कि 2018 से 2018 तक, जिसको 2007 में अडॉप्ट किया गया था। ग्लोबल पार्टनरशिप के द्वारा जो है यहाँ पे जितने भी डेजर्टिफिकेशन है ग्लोबल लेवल पे उसको प्रिवेंट करना है और रिजर्व करना है। साथ ही न्यू फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे 2018 से 2030 स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में बनाया गया है, जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की जो न्यूट्रलिटी है, यानी कि एकदम से यहाँ पे न्यूट्रल हो जाना चाहिए, यानी कि लैंड जो बर्बाद हो रहे हैं वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाए, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को अचीव करना है, जिससे कि हम लोग लाइवलीहुड जो 1.3 करोड़ बिलियन पीपल्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बढ़ा सके। जो लोग यहाँ पे ज़मीन पे रह रहे हैं उनका यहाँ पे जो लाइवलीहुड का जो चांसेस है वो यहाँ पे हम लोग सही कर सके, दिनचर्या अच्छा कर सके। साथ ही ये ड्रॉट से, सूखा से होने वाला जो भी उनको बुरा इम्पैक्ट है वल्नरेबल पॉपुलेशंस में, तो उसको हम लोग कम कर सके। जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट अगर हम लोग बात करें कि इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो जर्मनी के बोन में ही है। पब्लिकेशन आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन आपकी जो CCD है वो यहाँ पे ग्लोबल लैंड आउटलुक यहाँ पे निकाल के लाती है, ये रिपोर्ट निकलती है। तो लैंड आउटलुक है, आप लोग इससे भी समझ सकते हो, क्योंकि लैंड के बारे में बात करती है वो यूनाइटेड नेशन CCD है। कुछ और इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक है इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो सैंड और जो डस्ट स्टॉर्म है, जो
धूल वाली आंधी चलती है उसके बारे में। ये आपका लॉन्च किया गया है COP14 में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। यहाँ पे आपको पार्टनर्स देखने को मिलेंगे, WMO है, UNCCD है, UNDP है, UNEP है एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है। तो सारे अदर जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो सब है यहाँ पे। सैंड और डस्ट स्टॉर्म की बात करें, जिसको हम लोग सिरोको कहते हैं, हबूब कहते हैं, येलो डस्ट कहते हैं, वाइट स्टॉर्म कहते हैं और हरमटन भी कहते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमारे लैंड और वाटर मैनेजमेंट से लिंक्ड है और क्लाइमेट चेंज से भी। तो इनकी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है इंटेंसिटी में, कभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा वीक होती है, मैग्नीट्यूड से। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हम लोग सैंड और डस्ट स्टॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे अफेक्ट करती है हमारे 77% जो कि कंट्रीज़ की पार्टीज़ है उनको यहाँ पे अफेक्ट करती है। और यहाँ पे 151 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 45 को यहाँ पे आपका क्लासीफाई किया गया है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म में। ठीक है। सेकंड यहाँ पे है इनिशिएटिव ऑफ 3S, यानी कि सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो माइग्रेशन है, जो लैंड डिग्रेडेशन के कारण जो लोग उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे ज़मीन में जाने लगते हैं, उसको मेन एड्रेस करना है। तो यहाँ पे 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो कि लॉन्च करी है 3S को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिनका एम है यहाँ पे कि जो ज़मीन यहाँ पे बर्बाद हो रही है उसको फिर से रीस्टोर करना है, ग्रीन जॉब यहाँ पे क्रिएट करना है माइग्रेंट्स को, यानी कि वो उसी ज़मीन पे रहे, वहीं पे काम करे, वहीं पे कमाए और वहीं पे रहे। तो ये एक ग्रीन जॉब हो गया। 3S इनिशिएटिव जो है ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगी फेज़ में, यानी कि एक फ़ेज़ आपका रखा जाएगा 2 साल 3 साल का, तो उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर है यूथ कॉकस ऑन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड। तो ग्लोबल यूथ कॉकस है, वो भी डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड में। ये फॉर्मल कंस्टिट्यूंसी है यूनाइटेड नेशन CCD के अंदर, और ये फर्स्ट ऑफिशियल गैदरिंग है। और यहाँ पे आपको COP14 में ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि जितने भी यूथ है, जवान है, वो एडवोकेट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से। वो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे और कुछ नेटवर्क भी यहाँ पे बिल्ड करेंगे कि कैसे वो यहाँ पे इंगेज हो और इस प्रोसेस में कैसे साथ दे। कॉकस जो है वो फैसिलिटेट कर रही है वॉलंटरी सपोर्ट, यानी कि जो भी यूथ है हर एक कंट्री के, वो अपना वॉलंटरी सपोर्ट करेंगे। यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके स्टाफ भी जो है ना यहाँ पे आपका यूथ फोरम के प्रिपरेशन के ही यहाँ पे लीडिंग होंगे। ओके, वो इसको लीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है अडेप्ट नाउ अ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट। तो ये आपका रिलीज़ किया गया, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि रिलीज़ कब किया गया, तो COP14 में इसको रिलीज़ किया गया। उसके बाद ये लिखा किसके द्वारा गया, तो ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन में एक ग्रुप है जिसमें कि 34 लीडर्स है, पॉलिटिक्स के, बिजनेस के, साइंस के। और इसको फॉर्मर जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी है जनरल, जो यहाँ पे बैन की मून है, उनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, और जो पहले के जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे क्रिस्टीना जॉर्जिवा, तो उनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। ये मेनली फोकस करेगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है उनके केसेस को बनाएं और एक स्पेसिफिक इंसाइट प्रोवाइड करे और रिकमेंडेशन करे कुछ की सेक्टर्स में। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे किया गया है $1.8 ट्रिलियन तक का, वो भी क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स को लेकर, और ये आपका नेक्स्ट डिकेड तक के लिए है, यानी कि 10 साल के लिए है। अब इंडिया की अनाउंसमेंट भी देख ले कि इंडिया इसमें क्या बातें रखी है। तो इंडिया भी अनाउंस की है अपनी कमिटमेंट, कसम खाने में हम लोग पीछे तो है नहीं तो कमिटमेंट हो गया कि रीस्टोर करेंगे, वो भी 50 लाख हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, वो भी हम लोग अगले आने वाले 10 ईयर्स में। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग सेटअप करेंगे, वो भी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, जिसके थ्रू एक टेक्निकल असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे और इन चैलेंजेस को हम लोग यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे। तो इंडिया के पास ये इस तरीके का कमिटमेंट दिया गया है कि 50 लाख हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड। ये जो आपका इंडिया के द्वारा इस तरीके का जो आपका डेटा दिया जाता है ना, उसको मेनली आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या पता क्वेश्चन में बन जाए कि 20 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो ये भी आपका सही लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे डेटा ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका घुमा दिया जाएगा तो फिर आप लोग घूम भी सकते हो। तो ये सारी टॉपिक्स है जिसको कि आज हम लोग कवर किए हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के साथ, और काफ़ी तेज़ी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे जो है PT 365 और भी चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि मैम आप ज्योग्राफी की क्यों नहीं लेसन ले रहे हो, मैम आप गवर्नमेंट स्कीम्स की क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आपको सारी PT 365 देखने को मिलेंगे, कल्चर को छोड़ के, क्योंकि कल्चर मैं स्टार्ट करूँगी। अभी क्या है कि बहुत सारे स्टार्ट हो गए, तो कभी ये लेसन वो लेसन, ठीक है। तो कल्चर एक साथ क्या करूँगी, क्योंकि एग्जाम डिले हो गई है ना, तो कल्चर को मैं एक ही साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वो ऐसा है कि आप अभी भी पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे, वो ऐसी पोर्शन होती है। लास्ट टाइम उसको मल्टीपल रिवाइज कर लेना और एग्जाम में जाके बस उस जो होता है ना, जितना पढ़े उसको वहीं वॉमिट करके आ जाना। तो वही काम कल्चर के लिए करना होता है, उसको तो रट्टा मारना होता है, तो वो मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। बातें यहाँ पे ये सारी मैगजीन हो जाती है, जैसे आपकी इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, और साथ ही साथ आपकी इकॉनमी हो गई। ये सारी बेसिक है जिसको कि आप लोग को बार बार रिवाइज करना होगा। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स की भी आपके यहाँ पे आ चुकी है 3 लेसन, उसको भी आप लोग इन्जॉय कीजिए।
लीजिए। और अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो 3 लेसन उसकी भी मैं प्रोवाइड की हूँ। इसके साथ साथ हम लोग जैसे मंथली मैगज़ीन पे फोकस कर रहे हैं, तो अब मंथली मैगज़ीन पे ही फोकस करेंगे। ये जो पीटी 365 है वो आपकी मई 2019 से लेकर जो है ना फरवरी 2020 तक है। तो फरवरी की भी जितनी आपकी टॉपिक है आपकी विज़न है इस मैगज़ीन में, वो इस मैगज़ीन में सब कवर हो जाएगी। तो मैं मेनली यहाँ पे जो मंथली मैगज़ीन है मार्च से, उस पर फोकस कर रही हूँ। और मार्च की सारी टॉपिक आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। पॉलिटी आपकी हो चुकी है, उसमें IR हो चुकी है, इकॉनमी हो चुकी है। तो आज भी आप लोग को, कल जो है वो मॉर्निंग में आप लोग को लेसन मिल जाएगी, तो उसको भी मैं जल्दी ही तरीके से कंप्लीट करूँगी। अब आप लोग पूछ रहे हो कि मैम पीटी 365 में कितने मंथ का है, मार्च का क्यों नहीं है, मार्च का कब आएगा? तो मार्च की नहीं आती है, ये अलग से मंथली मैगज़ीन में अब आप लोग को फोकस करना होगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मंथली मैगज़ीन की करंट अफेयर्स पे अब आप लोग को फोकस होना होगा। पीटी 365 को तो आप लोग को स्किप करके नहीं चलना है, क्योंकि ये 1 साल का आपको पूरी तरीके से डेटा दे रहा है, पूरी तरीके से आपका यहाँ पे न्यूज़ है। इससे बेटर मैगज़ीन्स और कुछ नहीं होती है। तो इसके साथ साथ अब जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आपको जो है मंथली मैगज़ीन के ऊपर रिलाई करना होगा। ओके, तो आई होप कि आपकी सारी और हाँ, सारी लेसन्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई भी लेसन को यहाँ पे पेड नहीं की हूँ। ज्वाइन बटन बस एवी है, आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करो, जो पे करना है आप करो, वो आपके ऊपर है, वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? चाहते हो तो करो, नहीं तो नहीं। नहीं तो बाकी कोई लेसन यहाँ पे पेड नहीं है। आप लोग बार बार पूछते हो मैम पेड लेसन कहाँ है, कौन सी है, कितनी है? कुछ भी यहाँ पे पेड नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक मुझे लगेगा, मैं जब तक हूँ तब तक यहाँ पे सारी लेसन्स आपको फ्री ही मिलेगी। और बहुत जल्दी तमिलनाडु की भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग उसके लिए भी वरी मत होइए। सो ये सारी क्वेरीज़ थी आपकी। और भी क्वेरीज़ है तो मैं नेक्स्ट लेसन में धीरे धीरे आपके सवालों का जवाब देते जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप फ्री है कमेंट करने के लिए। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।